नमस्कार साथियों, सोनू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नवदीप ओझा और आज अपन पढ़ेंगे साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक पृथ्वी की गतियों के बारे में। किसके बारे में साथियों? पृथ्वी की गतियां। देखिए साथियों, पृथ्वी की गतियां। यदि अपन देखें साथियों पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो जो भी ग्रह है उसके सापेक्ष ही पृथ्वी भी दो प्रकार की गति, एक तो है गुणन गति, एक है साथियों कौन सी? परिक्रमण गति। गुणन गति का क्या मतलब होता है और परिक्रमण गति का क्या मतलब होता है, वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे। तो साथियों कितनी प्रकार की गतियां हो गई? दो प्रकार की गतियां हो गई। कौन कौन सी हो गई साथियों? एक हो गई गुणन गति, एक है साथियों गुणन गति। इसी को बोला जाता है साथियों दैनिक गति। क्या बोला जाता है? दैनिक गति। और इसी को बोला जाता है साथियों, क्या नाम दिया गया है? परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति आया समझ में? और दूसरी होती है साथियों जिसका नाम है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति या इसी को बोला जाता है साथियों वार्षिक गति। क्या नाम दिया गया है? वार्षिक गति का नाम दिया गया है। मतलब क्या है दोनों का? वन बाय वन करके अपन देखेंगे कि क्या मतलब है परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। गुणन गति का मतलब क्या है साथियों? गुणन गति का, दैनिक गति का या परिभ्रमण गति का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष, क्या साथियों? पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष, ये 0 डिग्री और ये झुकी हुई है। कितने झुकी हुई है साथियों? अक्षीय झुकाव कितना है पृथ्वी का? तो याद रखना पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है। क्या है साथियों? अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। क्या है साथियों? किसका झुकाव है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है जो कितना है? 23.5 डिग्री है। और इसी प्रकार पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना क्या कहलाएगा? गुणन गति कहलाती है। तो डेफिनेशन यदि अपन देखें तो क्या हो गया साथियों? गुणन गति का पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष, अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना, सापेक्ष घूमना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? परिभ्रमण या दैनिक गति या गुणन गति कहलाती है। ये किस दिशा से घूमती है? तो याद रखना साथियों पृथ्वी है जो साथियों पश्चिम दिशा से किस ओर घूमती है? पूर्वी दिशा की ओर घूमती है। किस ओर? पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर घूमती है। तो इस गति को क्या बोलते हैं अपन? गुणन गति बोलते हैं। और एक होती है साथियों परिभ्रमण या दैनिक गति या कौन सी? गुणन गति। और दूसरी होती है साथियों परिक्रमण गति या वार्षिक गति। दैनिक परिक्रमण गति या वार्षिक गति किसे बोला जाता है? सूर्य के सापेक्ष या सूर्य के चारों ओर घूमना, चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी उसे अपन क्या बोल सकते हैं? वार्षिक गति या फिर परिक्रमण गति। जैसे साथियों ये सूर्य है, क्या है साथियों? सूर्य। और इसके चारों ओर जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इस गति को अपन कौन सी गति बोलेंगे? परिक्रमण गति बोलेंगे। कौन सी गति बोलेंगे? परिक्रमण गति बोलेंगे। पहले तो अपन को यही समझना, इसके बाद अपन समझेंगे इन गतियों से क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए वापस एक बार, तो पृथ्वी की कितनी गतियां हो गई? 2 गतियां हो गई। कितनी गतियां? 2 गतियां। एक है साथियों गुणन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। गुणन गति को ही बोला जाता है दैनिक गति, परिभ्रमण गति, और जो परिक्रमण गति है उसी को बोला जाता है वार्षिक गति। पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगी, अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगी, वो कौन सी गति है? वो है गुणन गति। सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन सी है साथियों? तो वो हो जाएगी कौन सी? परिक्रमण गति। अब देखिए आगे कि इनके प्रभाव क्या क्या है उनके बारे में। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले गुणन गति के बारे में। गुणन गति
अपन ने पढ़ा अभी गुणन गति किसे बोला जाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना, के सापेक्ष घूमना क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। आया समझ में? अब देखिए घूर्णन गति का जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम में पृथ्वी एक अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम लेती है। तो लगभग अपन माने तो कितने साथियों, यदि समय पूछा जाए कि कितने समय में पृथ्वी की एक पूर्ण घूर्णन गति कंप्लीट होती है, तो याद रखना साथियों कितने में? एग्जिट 23 घंटे 56 मिनट वे 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में पृथ्वी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। और यदि अपन एग्रीगेट माने तो कितने? 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष के सापेक्ष अपनी दूरी पर घूमती है। किस पर? अपनी दूरी पर घूमती है। आया समझ में? ठीक है। घूर्णन गति का मतलब यही होता है साथियों कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाती है। और कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। लगभग माने तो कितने साथियों? 24 घंटे में ये एक पूरा अपना चक्कर कंप्लीट करती है। अब होता क्या है साथियों, इसके बारे में देखते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव है अपन को पढ़ना है साथियों। इसके प्रभाव क्या क्या प्रभाव होते हैं घूर्णन गति से, तो देखिए साथियों। पहला प्रभाव है दिन व रात का बनना। दिन व रात बनना कैसे बनेंगे दिन व रात? देख लीजिए, यह है सूर्य साथियों और यह है पृथ्वी। ठीक है। यह है पृथ्वी 23.5 डिग्री जो झुकाव है इसका। अब जो सूर्य के सामने का हिस्सा होगा, यहां पे होगा क्या साथियों? यहां पे होगा दिन। और जो सूर्य के पीछे का, पृथ्वी के पीछे का हिस्सा होगा, यहां होगी साथियों क्या? रात। मतलब सूर्य की जहां पे रोशनी पृथ्वी पर गिरेगी वहां होगा क्या? दिन होगा। और जहां पर अंधेरा छाया हुआ रहेगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा? रात। जो किस गति के कारण से दिन रात बनना पृथ्वी की कौन सी गति के कारण से होता है? तो दिन व रात का बनना पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से होता है। कि किस गति के कारण से? घूर्णन गति के कारण से होता है। दूसरा क्या काम है? प्रभाव क्या है? हवाओं व धाराओं का परिवर्तन। हवाओं व धाराओं का परिवर्तन, धाराओं का परिवर्तन ये भी किस गति के कारण से होते हैं साथियों? तो ये भी होते हैं साथियों किस गति कारण से? घूर्णन गति के कारण से। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी उसके सापेक्ष उसकी हवा का वेग तथा उनकी धाराओं का क्या है? परिवर्तन होता जाएगा। और तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है साथियों? तीसरा प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटा आना। ज्वार भाटा आना, और इस ज्वार भाटे से ज्वार ऊर्जा पैदा करना, ये किससे? घूर्णन गति के कारण से ही होता है। किस गति के कारण से होता है? घूर्णन गति कारण से। कितनी गतियां हो गई पृथ्वी की? 2 गतियां। एक तो हो गई घूर्णन गति और एक आगे अपन पढ़ेंगे परिक्रमण गति। घूर्णन गति का क्या मतलब है? पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना, अपनी दूरी पे घूमना घूर्णन गति कहलाती है। कितने समय में घूमती है? तो लगभग कितने? 24 घंटे में ये अपना एक पूरा चक्कर 360 डिग्री कंप्लीट करती है। एग्जिट टाइम पूछा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये एक अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। इससे क्या क्या प्रभाव होता है पृथ्वी पर? तो साथियों सबसे बड़ा प्रभाव है दिन रात का बनना का प्रभाव है। सूर्य के सामने वाला हिस्सा दिन और पृथ्वी के इससे पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। दूसरा प्रभाव क्या है? हवाओं व धाराओं का परिवर्तन होना। और तीसरा प्रभाव है साथियों ज्वार भाटा का आना। क्या प्रभाव है साथियों? ज्वार भाटा का आना, इसका ही एक प्रभाव माना जाता है। किसका? घूर्णन गति का। तो प्रभाव अपन को पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी गति के कारण से यह प्रभाव हुआ है, तो वो अपन को याद रखना है। आया समझ में? अब देखिए आगे घूर्णन गति के बाद में है साथियों परिक्रमण।
परिक्रमण या इसी को बोलते हैं अपन वार्षिक गति। क्या नाम दिया गया है? वार्षिक गति। मतलब क्या है? अभी अपन ने पढ़ा। क्या मतलब होता है? मतलब यह है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है या वार्षिक गति कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी क्या करती है साथियों? अपने अक्ष के घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और इसी को क्या बोलते हैं अपन? क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। और यदि पूछा जाए समय, कितने समय में ये पूरा चक्कर करती है सूर्य के चारों ओर, तो याद रखना साथियों, ये सूर्य के चारों ओर पूरा समय कितना? लगभग 1 ईयर, मतलब 365 दिन में। कितने साथियों? 365 दिन 5 घंटे। 365 दिन में वैसे पूरी कंप्लीट करती है। एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए आपको तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड में ये एक पूरा चक्कर अपना कंप्लीट करती है। कितने दिनों में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति कहा जाता है। किसका कहा जाता है? परिक्रमण गति। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या गोल घूमती है पूरी? जैसे ये मान लो सूर्य है, इसके चारों ओर क्या पृथ्वी ऐसे गोल, क्या गोल वर्त के आकार से घूमती है क्या? नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर साथियों दीर्घवृत्ताकार में, अपन बोल सकते हैं दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार में घूमती है। अंडाकार मार्ग घूमती है, से घूमती है। आया समझ में? पूरी गोल वर्त की जैसे ना घूमकर किस प्रकार घूमती है साथियों? दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार मार्ग में घूमती। क्या मतलब हुआ इसका? ये देख लीजिए। ये है साथियों क्या? सूर्य, और इसके चारों ओर इस प्रकार पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ये हो गया क्या साथियों? सूर्य। और इसके चारों ओर इस प्रकार पृथ्वी घूमती है, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। और इसी कक्ष को क्या बोला जाता है साथियों? अर्थ ऑर्बिट या भूकक्षा कहा जाता है। और इस जो ये मार्ग है, इस मार्ग को क्या बोला जाता है साथियों? इस मार्ग को बोला जाता है अर्थ ऑर्बिट। ये अपन बोल सकते हैं भूकक्षा। क्या कहा जाता है? अर्थ ऑर्बिट या भूकक्षा कहा जाता है। इस स्थिति में 2 स्थितियां बनती है। एक बार पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। क्या होती है? सर्वाधिक दूरी पर होती है। और एक स्थिति ऐसी बनती है जब पृथ्वी सूर्य के क्या होती है साथियों? सर्वाधिक नजदीक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक नजदीक होती है। कौन सी स्थिति में? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार मार्ग में घूमती है तो 2 स्थितियां बनती है। एक स्थिति कौन सी? जब सूर्य के पृथ्वी दूरी पर होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब सूर्य पृथ्वी के क्या हो जाएगा? एकदम नजदीक आ जाएगा। और इन दोनों स्थिति को क्या बोलते हैं और ये स्थितियां कब कब बनती है उनके बारे में अब अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए, 2 स्थिति बननी साथियों। ये मान लीजिए क्या है? सूर्य। एक स्थिति बनेगी दूर पर, ये पृथ्वी। एक स्थिति बनेगी साथियों नजदीक पर, ये क्या है? पृथ्वी। और ये भी है पृथ्वी। जब पृथ्वी घूमती घूमती इस दिशा की ओर आएगी या इस साइड आएगी तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये दूरी क्या होगी? अधिकतम दूरी होगी। तो इसी अधिकतम दूरी को या जो कम दूरी है इनका स्पेशली नाम दिया गया है, जो क्या है? यदि सूर्य की पृथ्वी की
क्या हो जाए, सबसे कम दूरी हो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब क्या हो, सबसे कम दूरी हो, तो उसे बोला जाता है क्या साथियों, उपसौर। क्या बोला जाता है, उपसौर। और जब सूर्य व पृथ्वी की अधिकतम दूरी हो तब इसे बोला जाता है साथियों अपसौर। क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। यह स्थिति कब बनती है, उपसौर की स्थिति और अपसौर की स्थिति कब बनती है, उनके बारे में देखिए। अब देखिए, उपसौर की स्थिति बनती है साथियों 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति बनती है साथियों 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। देख लीजिए एक बार वापस, क्या हो गया साथियों, जब उपसौर किसे बोलते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य की निकटतम दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य की निकटतम दूरी क्या कहलाएगी, अब उपसौर कहलाएगी। और अपसौर किसे बोलेंगे साथियों, पृथ्वी तथा सूर्य की, पृथ्वी तथा सूर्य की सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी क्या कहलाएगी, अपसौर कहलाएगी। यह स्थिति कब बनेगी, 4 जुलाई को। और उपसौर की स्थिति कब बनेगी, 3 जनवरी को बनेगी। क्या बनेगी, उपसौर और अपसौर की स्थिति बनेगी। लगभग अपसौर की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस होगा, तो याद रखना लगभग कितना साथियों, 15 पॉइंट कितना, 21 करोड़ किलोमीटर। कितना साथियों, 15.21 करोड़ का डिफरेंस होगा। ठीक है। और इसी प्रकार यदि अपन को पूछा जाए कि ये जो सबसे कम है उपसौर की स्थिति में, यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा साथियों 14.71 करोड़ के किलोमीटर के लगभग, 14.70 या 71 करोड़। ठीक है। ये क्या है साथियों, उपसौर की स्थिति जब सब सर्वाधिक नजदीक हो, और जब सबसे दूर हो तो कितना होगा, 15.21 करोड़ किलोमीटर के लगभग ये क्या होगी साथियों, दूरी होगी। यदि औसत दूरी पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, यदि यही क्या पूछा जाए साथियों कि औसत दूरी बताओ पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी, तो हो जाएगी साथियों कितना, 15 करोड़। कितना साथियों, 15 करोड़ 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगी, 15 करोड़ 10 किलोमीटर हो जाएगी क्या, औसत दूरी। ये हो गया उपसौर तथा अपसौर की स्थिति। याद रखना, पूछा जाएगा आपको कि 3 जनवरी को अपसौर है या उपसौर, तो याद रखना उपसौर है। या पूछ ले आपको क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी कब होती है, तो सर्वाधिक दूरी होती है कब साथियों, 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। सबसे कम दूरी कब होती है, तो याद रखना है 3 जनवरी को। उपसौर किसे बोलते हैं, जब सूर्य तथा पृथ्वी नजदीक आ जाए तो क्या बोलते हैं, उसे उपसौर बोलते हैं। और अपसौर किसे बोलते हैं, जब सूर्य तथा पृथ्वी क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। आया समझ में सबके, बहुत बढ़िया। अब देखें, जैसे अपन ने पढ़ा घूर्णन गति से क्या परिणाम होता है, जैसे दिन व रात का बनना, इसी प्रकार यदि अपन पढ़ें कि परिक्रमण गति, गति के प्रभाव या परिणाम के परिणाम, ठीक है, क्या क्या होता है इससे देख लीजिए। परिक्रमण गति के परिणाम क्या क्या है, तो पहला परिणाम यही है कि दिन व रात का बनना तो है परिभ्रमण गति, दिन व रात का बड़ा व छोटा होना, दिन व रात का बड़ा व छोटा होना किस गति के कारण से होता है, परिक्रमण गति के कारण से होता है। दूसरा क्या परिणाम है, ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, अपन पढ़ेंगे आगे कि ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात छोटे बड़े कैसे घूमते। ठीक है। अगला है ध्रुवों पर 6 महीने दिन व 6 महीने का रात होना, 6 महीने दिन
वे 6 महीने रात होना। ये भी किस कारण से होता है? परिक्रमण गति के कारण से ही होता है। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा का निर्धारण करना भी किस कारण से ही है? ये भी किस कारण से? परिक्रमण गति कारण। कर्क रेखा तथा मकर रेखा का निर्धारण, ये भी किस कारण से होता है साथियों? तो याद रखना, ये भी होता है किस कारण से? परिक्रमण गति के कारण से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं साथियों, बताइए, यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई न होती तो इससे क्या होता? यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई ना होती, यदि ये पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना अभी 23.5 डिग्री है, तो यदि वो झुकी हुई ना होती, 0 डिग्री होती बरोबर एकदम, तो इससे क्या होता? सर्वत्र दिन व रात क्या होते? बराबर होते। मतलब सभी जगह दिन व रात की अवधि क्या होती? बराबर होती। इसी कारण से दिन में यदि वर्तमान में देखें अपन, तो सभी जगह दिन व रात की अवधि क्या है? बराबर नहीं है। केवल विषुवतीय रेखा के भाग को छोड़कर दिन व रात की अवधि कहीं पर भी बराबर नहीं है। ठीक है, आपको पूछा जाए यदि कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो क्या होता? ठीक, तो दिन व रात सभी जगह क्या होते? समान होते। और यदि ये पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण नहीं करती तो क्या होता? यदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं करे तो क्या होगा? इस कारण से यह होगा कि एक गोलार्ध में हमेशा दिन बड़े रातें छोटी होगी और दूसरे गोलार्ध में हमेशा रातें बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे। ये किस गति के कारण से होंगे? परिक्रमण के कारण से ही होते हैं। अब देखिए साथियों कि ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है। अपन पढ़ते हैं कि परिक्रमण गति के कारण से ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन, सबसे पहले देखिए सूर्य। जब सूर्य साथियों 4 स्थिति बनती है, जब ऋतुओं का अलग अलग परिवर्तन होता है और 1 बाय 1 करके पृथ्वी की स्थितियां बदलती रहती है और उन स्थितियों को बदलने के कारण से किस प्रकार की ऋतु आती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए साथियों, जब ये है अपनी पृथ्वी, ये हो गई साथियों कर्क रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा और ये हो गई साथियों कौन सी? मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हो गई, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये हो गई कौन सी साथियों? कर्क। ये बीच वाली हो गई साथियों कौन सी? विषुवत। और ये हो गई साथियों कौन सी? मकर रेखा। अब देखिए साथियों, सूर्य से जब सूर्य की प्रकाश की किरणें किसके साथियों? यदि विषुवत रेखा पे गिरती है, किस पे साथियों? यदि सूर्य की प्रकाश की किरणें विषुवत रेखा के लंबवत गिरती है तो यहाँ पे क्या होगा? दिन व रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। क्या होगी साथियों? दिन व रात की अवधि समान होगी। और ये स्थिति कब बनती है साथियों? 21 मार्च को ये स्थिति बनती है। कब बनती है? 21 मार्च को। क्या होती है साथियों? 21 मार्च को। इसके बाद में क्या होता है साथियों? जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य है जो कर्क रेखा के समक्ष, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गई साथियों कर्क रेखा और ये हो गई साथियों कौन सी? मकर रेखा। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है साथियों जब क्या? सूर्य कर्क रेखा के समक्ष चमकता है, सामने चमकता है। किसके? कर्क रेखा के। तो क्या होगा? कर्क रेखा किस साइड में है? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? अपने पहली क्लासों में पढ़ा था कर्क रेखा की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। जब सूर्य कर्क रेखा के क्या चमकता है साथियों? क्या चमकता है? लंबवत चमकता है। तो यहां पर दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? दिन की अवधि बढ़ जाएगी, मतलब गर्मी का आगमन हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी।
इसी कारण से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़े होंगे और रातें क्या होगी, छोटी होगी। और ये स्थिति कब बनेगी साथियों, 21 जून को बनेगी। क्या बनेगी, 21 जून को। क्या होगा, दिन बड़े, अपन बोल सकते हैं कर्क रेखा के लंबवत चमकता, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, वे सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। आया समझ में। कब होगा, यदि आपको पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा, तो कौन सा होगा, 21 जून होगा। कैसे होगा उसके बारे में अब देखो। जब 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो अब क्या होता है, उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सूर्य उत्तर दिशा की ओर। जब अपन देखते हैं साथियों, ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री और ये कर्क रेखा और ये नीचे मकर रेखा। जब पहले यहाँ पे क्या, सूर्य भूमध्य रेखा के सापेक्ष लंबवत चमक रहा था, इसके बाद में यह सूर्य हो गया कहाँ, उत्तरायण, और किसके लंबवत चमक रहा है, कर्क रेखा के लंबवत चमक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तथा एक स्थिति ऐसी बनेगी 21 जून को, जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कब होगी, 21 जून को। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों। और इसी समय यदि आपको पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगी और सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। कब, 21 जून को। कब, कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों अलग अलग है, याद रखना है, दोनों का मतलब क्या क्या है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, इसके बाद में वापस ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, और एक स्थिति ऐसी बनती है, कब साथियों, देखो ये हो गया कर्क रेखा, ये है साथियों 0 डिग्री रेखा, और ये है कौन सी, मकर रेखा। वापस जब क्या होता है साथियों, जब 21 जून के बाद में वापस एक स्थिति आती है 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें क्या होता है, विषुवत रेखा पे या 0 डिग्री अक्षांश के लंबवत चमकती है। किसके, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के। कब, 23 सितंबर को। इस समय क्या होता है, जो यहाँ पे स्थिति बनी वो एग्जिट या स्थिति बनेगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दिन व रात, दिन व रात की अवधि समान, की अवधि समान होगी। क्या होगी, दिन व रात की अवधि समान होगी। कहाँ होगी, 23 सितंबर को। ठीक है। अब अंतिम स्थिति देखिए, यही पृथ्वी घूमती घूमती आ गई लास्ट में क्या, कौन से पोर्शन पर, इस पोर्शन पर। और ये हो गई कौन सी, विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई कौन सी साथियों, मकर रेखा। कौन सी हो गई, मकर रेखा। अब क्या हो रहा है, सूर्य की प्रकाश किरणें लंबवत किस पे चल रही है, मकर रेखा के लंबवत चल रही है। किस पर पड़ रही है, मकर रेखा पर। और मकर रेखा किस साइड में है, दक्षिणी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध में, तो याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगी, गर्मी होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध का। और वो कब होगा साथियों, कब होगा, 22 दिसंबर को। और कब होगा साथियों, वो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होगा साथियों, इस समय क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का, सबसे बड़ा दिन, वे सबसे छोटी रात। क्या सही है, क्या ये है, क्या सही साथियों, ठीक है। और इसी समय क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, और अपने जो उत्तरी गोलार्ध में अपन भारत है वहां पे इस समय दिसंबर में क्या होगी, सर्दी होगी। क्या ये बात सही है क्या, पहले यहां तक बताइए, ये बात सही है क्या। और ये स्थिति वापस कंटिन्यू क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। देख लीजिए एक बार वापस अपन शुरू कहां से किया। सबसे पहले क्या हुआ साथियों, 21 जून की स्थिति देखते हैं। 21 जून की स्थिति में क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इस समय क्या था, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में
गर्मी स्टार्ट हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या रहता है, सर्दी रहती है। आया समझ में। और इसी स्थिति को अपन बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। जब ये स्थिति आती है तो इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत की स्थिति, ठीक है। और ये है शीत अयनांत की स्थिति, ठीक है। 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण हुआ और कर्क रेखा के लंबवत चमका और 21 जून की एक स्थिति बनी जहां उस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन रहा और रात क्या रही, सबसे छोटी रही। यही घूमती गई पृथ्वी कब आई, 23 सितंबर को। तो यहाँ पर क्या हुआ, विषुवत रेखा के लंबवत चमकी। जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के लंबवत चमकेगी तो वहां पर दिन व रात की अवधि क्या होगी, समान होगी, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी के कहां पर है, सेंटर में है, बीच में है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। तो वहां पर दिन व रात की अवधि समान होगी। आया समझ में। यही स्थिति वापस बनी कब, 23 सितंबर के बाद सूर्य कहां हो जाता है, दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है और मकर रेखा के लंबवत चमकता है। किसके, मकर रेखा के लंबवत चमकता है। और इसी टाइम एक स्थिति ऐसी बनती है कब, 22 दिसंबर को, जब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अब देखिए आगे थोड़ा सा और, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए पूरे साल में क्या साथियों, पूरे साल में ऐसे कौन से दिन हैं जब दिन व रात की अवधि समान होती है, दिन व रात की अवधि समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो साथियों याद रखना, दिन व रात की अवधि समान 2 दिन होगी। कब कब होगी साथियों, एक तो होगा कौन सा, 21 मार्च, और एक होगा कौन सा साथियों, 23 सितंबर, जब दिन व रात की अवधि क्या होगी, समान होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसे 2 दिन हैं जहां पर दिन व रात की अवधि क्या होगी, समान होगी। और 21 मार्च को बोला जाता है साथियों बसंत विभव, ठीक है। क्या बोला जाता है साथियों, बसंत विषुव। और यही अपने यदि पूछा जाए 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को बोला जाता है साथियों शरद विषुव। क्या बोला जाता है, शरद विषुव बोला जाता है। आया समझ में। यही पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब साथियों, 21 जून। कब होगा, 21 जून, ठीक है। कब होगा, 21 जून। और इसको बोला जाता है कर्क संक्रांति। क्या बोला जाता है, कर्क संक्रांति बोला जाता है। यही पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात, तो सेम हो जाएगी कौन सी, 21 जून। और यही पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी रात कब होगी, कब होगी, 21 जून। याद रखना, क्वेश्चन घुमाने को 4 तरीके से वो पूछ सकता है। एक उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी रात 21 जून। आया समझ में यहां तक। और यही पूछा जाए यदि आगे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो कब हो जाएगा साथियों, 22 दिसंबर को। कब हो जाएगा, 22 दिसंबर को। और इसे क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति। क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति बोला जाता है, ठीक है। और इसी में से भी वही क्वेश्चन पुटअप होंगे कि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रातें कब होती है, तब भी क्या होगी, 22 दिसंबर को ही होगी। ये है किसके बारे में साथियों, ये है पृथ्वी की गतियों के बारे में, कि 1 बाय 1 करके अपन ने पढ़ा कि पृथ्वी की जो ऋतु परिवर्तन होती है वो किस प्रकार होती है। आया समझ में सबके, बहुत बढ़िया। एक बार वापस देख लीजिए सभी। देखिए अपन का टॉपिक था किसके बारे में साथियों, पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की 2 गतियां, एक तो है घूर्णन गति और दूसरी है कौन सी साथियों, परिक्रमण या वार्षिक गति। घूर्णन गति का ही दूसरा नाम क्या है, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री है। यदि ये ना हो तो क्या होगा,
यदि ये ना हो तो क्या होगा, सभी जगह दिन व रात की अवधि समान होगी। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। केवल विषुवत रेखा को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे दिन व रात की अवधि हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए, घूर्णन गति किसे बोलते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना। घूर्णन गति कैसे और कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का परिक्रमण। और इसकी दिशा भी क्या है साथियों? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसी है साथियों? पश्चिम से पूर्व की ओर ही इसकी दिशा है। आया समझ में? अब देखिए अगला, इसके बाद में क्या होगा साथियों? घूर्णन गति के बारे में पढ़ा। समय कितना है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर क्या करती है साथियों? अपने अक्ष पर घूम जाती है। कौन? पृथ्वी। कितने में? लगभग 24 घंटे में एक। परिणाम क्या क्या होते हैं? दिन रात का बनना। कैसे? जो सूर्य के सामने का हिस्सा होगा जहां पे रोशनी आकर्षित होगी वहां पे क्या होगा? दिन होगा। और जो पीछे का बेग का हिस्सा होगा वो वहां पे क्या होगा? रात होगी, अंधेरा होगा। दूसरा परिणाम क्या होगा? हवाओं व धाराओं का परिवर्तन। इससे क्या होगा? हवाएं व धाराओं का क्या होता जाएगा? परिवर्तन होता जाएगा। और तीसरा अंतिम काम होगा ज्वार भाटा का आना, मतलब ज्वार भाटा आएगा, ठीक है, और उससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करना, वो भी किस गति के कारण से? घूर्णन गति के कारण से। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में साथियों अपना था परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, अपने अक्ष के साथ नहीं, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना तो हो जाएगा कौन सा? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर घूमना क्या हो जाएगा? परिक्रमण या वार्षिक गति। ठीक है, कितने समय में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक पूरा चक्कर पूरा करती है। कौन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर। ठीक है, किस तरीके से घूमती है? तो दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कक्ष में घूमती है, जिससे दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कक्ष में यदि पृथ्वी घूमेगी तो 2 स्थितियां बनेगी। कितनी स्थिति? 2 स्थिति बनेगी। क्या स्थिति बनेगी? एक जब सूर्य क्या होगा? पृथ्वी से दूर होगा, और एक जब पृथ्वी और सूर्य सर्वाधिक क्या होंगे? नजदीक होंगे। ये 2 स्थितियां बनेगी। ठीक है, और इन दोनों स्थितियों को क्या नाम दिया गया है उसके बारे में पढ़ा अपन ने। देखिए, जब पृथ्वी क्या होगी? सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर स्थित होगी, उसको बोलेंगे अपसोर की स्थिति। और ये कब होगी? 4 जुलाई को। कब होगी? 4 जुलाई को। ठीक है, कितनी दूरी होगी? लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर के लगभग ये क्या होगी? दूरी होगी। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पर हो तो उसे क्या बोलेंगे? उपसौर की स्थिति। और ये कब होगी? 3 जनवरी को होगी। कब होगी साथियों? 3 जनवरी को होगी। यहां तक पढ़ा अपन ने। इसके बाद था परिक्रमण गति के कारण। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव क्या है साथियों? दिन व रात का बड़ा व छोटा होना। जो अपन ने अभी आगे पहले पढ़ा था, ऋतु परिवर्तन में दिन कैसे, रात कैसे, कहां पे छोटी होती है। जैसे कर्क रेखा के लंबवत सूर्य चमका तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और दक्षिणी गोलार्ध में रातें लंबी होगी, दिन छोटे होंगे, उल्टा हो जाएगा। दूसरा, ऋतुओं का परिवर्तन होना। कहाँ गर्मी रहेगी, कहाँ शरद रहेगी, कहाँ बसंत ऋतु का आगमन होगा, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। दूरों पर 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होना, ये कैसे होते हैं उनके बारे में बताएंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा का निर्धारण होना। कर्क रेखा मतलब जहाँ पर 23.5 डिग्री यदि ऊपर जाके सूर्य लंबवत होता है उसको अपन ने मानना उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा, और नीचे की 23.5 डिग्री को मानना अपन ने मकर रेखा। फिर अपन ने पढ़ा ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। पूरे साल में 2 ऐसे दिन होते हैं जब क्या होता है साथियों? दिन व रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान रहती है। कौन कौन से दिन है वो? 21 मार्च का दिन है और 23 सितंबर का दिन है। जैसे ही उत्तरायण हुआ, सूर्य किसके लंबवत चमका? कर्क रेखा के। तो एक स्थिति कब? 21 जून को, जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होगी। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कौन सी होगी? 22 सितंबर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 22 सितंबर हो जाएगी। आया क्या यहाँ तक समझ में अपन के सबके? अब देखिए, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? पूरे साल में 2 दिन हो गए। इसी को बसंत विषुव और शरद विषुव किससे कहते हैं? याद रखना, अलग अलग पूछा गया है कि शरद विषुव किसको, तो याद रखना 23 सितंबर को शरद विषुव और बसंत विषुव 21 मार्च को कहा जाता है। करक संक्रांति 21 जून को और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को।
ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होएगा। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, ये 0 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया साथियों 23 डिग्री साउथ। ये हो गया कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। और ये हो गया साथियों उत्तरी ध्रुव। अब देखिए, जब सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकेगा तो सभी जगह क्या होगा? दिन व रात की अवधि समान हो जाएगी। अब जब सूर्य क्या हो जाएगा? उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस साइड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो किसके सापेक्ष चमकेगा? कर्क रेखा के सापेक्ष चमकेगा। तो यहां पर इसकी रोशनी क्या हो जाएगी? अधिक होगी, और यहां पर हो जाए इसका तिरछापन हो जाएगा। आया समझ में? और यहां पर धीरे धीरे क्या छाता जाएगा? दूरों पर अंधेरा छाता जाएगा। क्या छाता जाएगा? अंधेरा छाता जाएगा। कौन से? दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सी? दक्षिण ध्रुव पर। और यहां पर वापस क्या हो जाएगा? पूरी किरणें पहुंचेगी कौन सी? उत्तरी ध्रुव पर। तो यहां पर क्या होते हैं? अंधेरा छाने का मतलब हुआ रात हो जाना। यहां पर 6 महीनों की क्या हो जाती है? रात हो जाती है। इसके अपोजिट जब क्या होगा साथियों? ये यहीं से विषुवत रेखा से जब क्या होगा? सूर्य दक्षिणायन होगा, तो दक्षिणायन होने की वजह से क्या होगा? मकर रेखा के लंबवत चमकेगा ये। तो उत्तरी ध्रुव पर तो रोशनी जाएगी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी जाएगी, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर रोशनी मिलना क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं होगा, जिस कारण से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। आया क्या यहाँ पे समझ में? किस प्रकार ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। देख लीजिए एक बार, वापस बता देता हूं मैं। ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। यहां सूर्य चमकता है कब? 21 जून को। 21 जून की बात, ठीक है। ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया कौन सा साथियों? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सब जगह क्या हो जाएगी? प्रकाश जाएगा इसका, और यहां तक भी प्रकाश जाएगा, यहां तक प्रकाश आएगा, लेकिन इन दूरों पे प्रकाश क्या होगा? सूर्य का नहीं पहुंच पाएगा। कब? जून के महीने में। कब? जून के महीने में। जब से जून के महीने में नहीं, जब से 21 मार्च के बाद जब से सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हुआ, तब यहां से दूरों पर प्रकाश आना क्या हो गया? बंद हो गया, जिस कारण से यहां पर क्या होना? अंधेरा छा गया, रातें होने लग गई। तो यहां पर दूरों पर 6 महीने का क्या हो गया? रात हो गई। इसके जस्ट अपोजिट यदि अपन देखें, ये 0 डिग्री, ये मकर रेखा। अब मकर रेखा के क्या हुआ साथियों? लंबवत चमक रहा है कौन? सूर्य, जिस कारण से दक्षिणी ध्रुव पर तो क्या होगा? रोशनी मिलेगी, लेकिन यहां तक भी रोशनी आएगी, लेकिन उत्तरी ध्रुव की ओर रोशनी क्या होगी? नहीं जाएगी, जिस कारण से कहां पर? दिसंबर में कब से? 23 सितंबर के बाद में दिसंबर तक का जो पूरा हिस्सा है, इसके बाद का यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी? यहाँ पर रात होगी। इस समय क्या होगी? रात होगी। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होती है। आया क्या सबकी समझ में? बहुत बढ़िया। ये हो गया किसके बारे में साथियों? पृथ्वी की गतियों के बारे में अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक होगा उसके बारे में लेकर। जब तक के लिए याद करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। जो आपका जुनून है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तथा अपना जो क्या है निर्धारित समय के अनुसार क्या करते जाइए? अपनी स्टडी को कंप्लीट करते जाइए। धन्यवाद साथियों।